और जैसे कि आपके जनरल प्रोविडेंट फंड था ओल्ड स्कीम में, एनपीएस में ऐसी कोई गारंटी वारंटी है नहीं, ये फ्लक्चुएट होता रहता है। कैसे फ्लक्चुएट होता है, मतलब जो फिक्स अमाउंट मिलेगा आपको वो भी फ्लक्चुएट होता रहेगा, जो आपको पेंशन मिलेगी वो भी फ्लक्चुएट होती रहेगी। कैसे होगी आगे एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। एक सवाल और आपके मन में आएगा कि क्या इसके लिए जो एम्प्लॉय हैं उनको कुछ पे करना था, तो जवाब है नहीं। किसी भी एम्प्लॉय को पेंशन के लिए कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता है, बट जो नेशनल पेंशन सिस्टम है इसमें एम्प्लॉय को पे करना पड़ता है अपने पेंशन के लिए। तो हम मान के चलते हैं कि लमसम अमाउंट आपको 1 लाख के आसपास आपको पेंशन मिल रही होगी जब आप एई बन के रिटायर हो जाओगे आज के 30 साल बाद। मतलब 2022 में आप एई बने थे और 2052 में आप रिटायर होगे, तो आप कहोगे नहीं मैं तो 10% मानता हूं रिटर्न इस पे, ये दिए हो आप ना, तो 10% अगर आप रिटर्न मानते हो तो ये हो जाएगा आपका 50,000 के आसपास, 50,477 समथिंग के आसपास हो जाएगा ये। तो 10% रिटर्न जो कि जनरली मिलता नहीं है। तो राजस्थान के लोग खुश हो गए हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस टाइप की क्लेम करते हैं कि भैया अगर हम पावर में आए तो हम भी रिवाइज करेंगे। अब मे बी रिवाइज कर भी दें ना भी करें, वो डिपेंड करता है लोगों के खुशी के साथ साथ। यहाँ पे जो एमएलए थे बेसिकली राजस्थान को, उनको भी खुशी हुई, क्योंकि जब बजट स्पीच चल रहा था उस टाइम पे जो बजट पढ़ने के लिए बेसिकली जो कॉपी पहले दी जाती थी ना, कॉपी ना देके उनको दिया गया आईफोन 13 दिया गया कि भैया लो डिजिटल तरीके से आप पढ़िए। तो बिल्कुल डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं वर्सेस ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में। दोनों का आज हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन डिस्कस करने वाले हैं। होप सो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि अगर आज की एज में अगर आप गवर्नमेंट जॉब में लगते हो और आपके ऊपर लगता है एनपीएस तो आपको क्या पेंशन मिलेगी, अगर आपके ऊपर लगता है ओल्ड पेंशन सिस्टम तो आपको क्या पेंशन मिलेगी। इनमें से अच्छी कौन सी है एम्प्लॉय के लिए, और डेफिनेटली इसका रिवर्स हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। जहां पे आपको पेंशन ज्यादा मिलेगी गवर्नमेंट को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, जहां पे आपको पेंशन कम मिलेगी गवर्नमेंट को कम खर्च करना पड़ेगा। और दोनों पेंशन स्कीम में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अचानक से हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या हो गया है। वैसे पता है आप लोगों ने न्यूज देखा होगा कि राजस्थान ने रिवाइज कर दिया है पुराने पेंशन स्कीम को जिसे हम ओपीएस कहते हैं। आपको जान के हैरानी भी होगी कि राजस्थान वो पहला स्टेट था जिसने इसको सबसे पहले नोटिफाई किया था। किसको? एनपीएस को। जब ये एनपीएस आया था 2004 में, तो 28 जनवरी 2004 को राजस्थान भारत का पहला स्टेट बना जिसने कहा कि हम नेशनल पेंशन सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। और फिर से 2022 में राजस्थान वो फर्स्ट स्टेट बना है जिसने अपने जो एनपीएस सिस्टम है इसको रिवाइज करके ओल्ड पेंशन स्कीम में ले गया। हालांकि दोनों टाइम पे जो गवर्नमेंट है वहां पे अलग अलग पार्टी की हैं। 2014 में वहां पे वसुंधरा राजे जी सीएम थी, अभी अशोक गहलोत वहां के सीएम है। ये आपको इसलिए भी समझना चाहिए क्योंकि बहुत सारी पार्टीज हैं जो अपने मैनिफेस्टो में कहती हैं कि भैया अगर हमारी सरकार आ गई तो हम पुराने पेंशन स्कीम को लेके आएंगे। तो मन में सवाल आता है कि यार पुराने पेंशन स्कीम में ऐसा क्या है कि ये लॉलीपॉप पकड़ाया जाता है अक्सर इलेक्शन के टाइम में। तो पूरी बात हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे विथ एग्जाम्पल। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सारे प्लेटफॉर्म आपको नजर आ रहे हैं, आप मुझसे यहाँ पे भी जुड़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक थोड़ा बहुत जानते होगे तो इसको आंसर कर सकते हो, बाकी ये वीडियो खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली आप इसका आंसर कर पाओगे। चलिए थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं, इसके बाद एग्जाम्पल से सारी बातें समझेंगे। पहले बात करते हैं हम ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको 50% आपका जो लास्ट ड्रॉन हुआ करता था, मतलब जो लास्ट में आपको लास्ट मंथ की सैलरी मिलती थी उसका 50% लमसम आपको मिलता था। उसमें आपका बेसिक पे होता है, डीए होता है, जो अलाउंसेस होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो आपको लमसम मिलता है पैसा, ये रिवाइज भी होता रहता है, पे स्केल चेंज होती है, जैसे डीए चेंज होता रहता है। इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलती हैं। ये सारी चीज़ें पुरानी पेंशन स्कीम का हिस्सा है। आप एक्सपायर कर गए तो उसका 30% आपके वाइफ को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा। ये सारे पुराने पेंशन स्कीम में था, अब हट गया है एक्सेप्ट देन द राजस्थान। एक चीज और आपको जानना चाहिए, पहले बता देना चाहिए था बट मैं भूल गया। वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिसने नेशनल पेंशन सिस्टम को अडॉप्ट ही नहीं किया, उसको अपने स्टेट में नोटिफाई ही नहीं किया। उनके यहाँ जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, वही चल रहा है शुरू से।
तो उनको कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं, उनका ओल्ड ही चल रहा है। बाकी सारे स्टेट्स ने ये नोटिफाई कर दिया था, जिसको रिवाइज किया है राजस्थान ने पहली बार। चलिए अब यहाँ पे जो ओल्ड पेंशन स्कीम है इसमें 9,000 का मिनिमम गारंटी था कि आपकी सैलरी कितना भी कम ज़्यादा हो बट मिनिमम 9,000 तो आपको पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। एक सवाल और आपके मन में आएगा कि क्या इसके लिए जो एम्प्लॉय हैं उनको कुछ पे करना था, तो जवाब है नहीं। किसी भी एम्प्लॉय को पेंशन के लिए कोई पैसा पे नहीं करना पड़ता है, बट जो नेशनल पेंशन सिस्टम है इसमें एम्प्लॉय को पे करना पड़ता है अपने पेंशन के लिए। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि रिटायर होने के बाद जो एक फिक्स अमाउंट मिलती है, पुराने लोगों की मैं बात कर रहा हूं, नए लोगों को भी मिलेगी बट वो पैसा कहां से आता है मैं आगे एग्जांपल से बताऊंगा। पुराने लोगों को जो मिलता था आप कहोगे वो कहां से आता था, तो बेसिकली आता था जो आपका प्रोविडेंट फंड है, जो पीएफ आपके सैलरी से कटता था, वो इकट्ठा होता रहता था, गवर्नमेंट उसको कुछ ऐड करती थी और बाकी जो कलेक्ट होता था आपके रिटायरमेंट के टाइम पे वो एक साथ आपको मिल जाता था। उसके अलावा जो पेंशन मिलती थी, पेंशन के लिए आपको कोई अलग से पैसा पे नहीं करना पड़ता था, वो टोटल पैसा गवर्नमेंट के पॉकेट से आता था। मतलब जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वहां से गवर्नमेंट आपको पैसे देती थी, कहती थी कि ठीक है 35 ईयर आपने हमारी सर्विस किया है, मतलब हमारी सेवा किया है, जनता की सेवा किया है, तो भाई अब बूढ़े हो गए हो तो हमारा ये धर्म बनता है कि हम आपकी देख रेख करें। हालांकि सरकारी अधिकारी, ऑफिसर, कर्मचारी कितना पब्लिक की सेवा करते हैं इस बात से आप भी अवेयर होगे, उस पर मैं कमेंट नहीं करता हूं। चलिए अब बात करते हैं न्यू पेंशन स्कीम की। तो नया पेंशन स्कीम है ना, उसको एक तरह से आप कह सकते हो कि ये कंट्रीब्यूशन स्कीम है। मतलब आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हो, कुछ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, उसके बाद जो पैसा बनता है वो जमा होता है, जमा होने के बाद उस पर इंटरेस्ट कुछ मिलता है जो गवर्नमेंट कहती है कि मिनिमम इतना से इतना हो सकता है, वो हम आगे समझेंगे एग्जाम्पल में। उसके बाद वो पैसा इकट्ठा होता है जब आप 60 साल की एज होती है, 62 साल की किसी स्टेट में होगी, जब आप रिटायर होते हो, रिटायर होने के बाद उसमें से कुछ पैसा आप विड्रॉल कर सकते हो, कुछ पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाता है, उस इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आता है वो आपके पेंशन में मिलता है। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि नई वाली जो पेंशन स्कीम है जो जनवरी 2004 से लागू है, पूरे देश में लागू है ना, हालांकि बाद में उसको प्राइवेट के लिए भी कर दिया गया, शुरू में केवल गवर्नमेंट वालों के लिए था। तो वो मार्केट से लिंक है, मार्केट के हिसाब से जो रिटर्न आएगा आपको उसी के हिसाब से पेंशन मिलेगी। पहले जैसा कुछ फिक्स नहीं है, कुछ गारंटी नहीं है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन होता रहेगा, ऐसा नहीं कि एक फिक्स अमाउंट आपको मिलेगा। पुराने वाले में जो आपका लास्ट विड्रॉल था उसका 50% मिलता था, वो कभी कम नहीं हो सकता है, बल्कि जो पे स्केल रिवाइज होती, जो डीए रिवाइज होता है उसमें आपका वो पेंशन बढ़ता जाता था। तो ये बेसिक डिफरेंस है, मार्केट से लिंक है नया वाला, पुराना वाला लिंक नहीं है। कैसे लिंक है सारी बातें समझेंगे। और 2009 में ये सारे जो पूरे इंडियंस है, चाहे वो प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सबके लिए ओपन कर दिया गया। बट यहाँ पे 2 टीयर सिस्टम है, ये टीयर 1 गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंडेटरी है, टीयर 2 प्राइवेट वालों के लिए है। तो प्राइवेट वालों का हम डिस्कशन करेंगे नहीं, क्योंकि प्राइवेट वाले लोग जनरली इसमें इंटरेस्टेड होते नहीं, क्योंकि उनको दिखता है कि यहाँ पे रिटर्न कम है, ठीक है। बट टीयर 1 मैंडेटरी है सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए, और जब 60 साल में आप रिटायर हो जाओगे तो उसमें से 60% आप विड्रॉल कर सकते हो, बाकी 25% पहले तो विड्रॉल नहीं था, बाद में इसमें अमेंडमेंट करके 25% आप बीच में किसी इमरजेंसी के लिए भी विड्रॉल कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, मुझे पता है इससे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या चल रहा है 60% 40%, बट मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक बेसिक डाटा आपके माइंड में रहे, जब मैं एग्जांपल दूं तो आप कंफ्यूज ना हो। तो जैसे मैंने कहा कि जो फिक्स अमाउंट हो जाएगा आपके रिटायरमेंट के टाइम पे, आपकी एज 60 हो गई, तो उस टाइम पे जितना टोटल फिक्स है ना, उसमें से 40% तो कैश अमाउंट आप विड्रॉल कर पाओगे, जो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में पीएफ के फॉर्मेट में मिलता था ना, कि रिटायर होने के बाद 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, जैसा भी आपकी जॉब है उसके हिसाब से मिलता था। कुछ उसी तरीके से ये जो 60% है आप यहां से विड्रॉल करोगे तो आपको लगेगा कि रिटायर होने के बाद मुझे इतना मिला है, ठीक है। ये मैक्सिमम 60% आप कर सकते हो, इससे ज्यादा उसमें से विड्रॉल नहीं कर सकते। 50 कर सकते हो, 40 विड्रॉल कर सकते हो, कम कर सकते हो 60 से, बट 60 से ज्यादा नहीं कर सकते। मिनिमम जो 40% आपका है, जितना टोटल सेव हुआ है आपके कंट्रीब्यूशन से और गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन से, वो कहां पे जाएगा, वो जाएगा IRDA के पास। अब ये क्या है भाई, ये बेसिकली आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करके वहां से रिटर्न लाते हैं और उस रिटर्न से आपको बेसिकली पेंशन दिया जाता है। तो ये है कुल चीज। और अगर आप 60 की एज से पहले रिटायरमेंट ले लेते हो स्वेच्छा से कि भाई मुझे पहले रिटायर होना है, तो उस केस में आपका 80% जो जमा हुआ होगा
वो आपको IRDA के थ्रू इन्वेस्टमेंट में डालना पड़ेगा आपके पेंशन के लिए। तो ये कुछ बेसिक सी आइडिया हैं। और जैसे कि आपके जनरल प्रोविडेंट फंड था ओल्ड स्कीम में, एनपीएस में ऐसी कोई गारंटी वारंटी है नहीं, ये फ्लक्चुएट होता रहता है। कैसे फ्लक्चुएट होता है, मतलब जो फिक्स अमाउंट मिलेगा आपको वो भी फ्लक्चुएट होता रहेगा, जो आपको पेंशन मिलेगी वो भी फ्लक्चुएट होती रहेगी। कैसे होगी आगे एग्जांपल से मैं बताता हूँ। टीयर 2 जैसे मैंने कहा, टीयर 1 गवर्नमेंट के लिए, टीयर 2 प्राइवेट वालों के लिए। तो प्राइवेट वालों से तो कुछ लेना देना है नहीं, कोई जनरली इसमें जाता नहीं है। प्राइवेट वालों को इन्वेस्ट करना है तो दूसरी जगह करेगा जहां पे इससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं भैया कि ये पूरा मैटर है क्या। सपोज कर लीजिए कि आज के डेट में, ठीक है, ये आप खड़े हो, थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े बना रहा हूं, अगर आप सुंदर हो तो एडजस्ट कर लेना। ये आप खड़े हो और आपकी एज है, एग्जाम्पल से मैं लेता हूं, आपकी एज है 30 ईयर। 30 ईयर के एज में आपकी लग जाती है गवर्नमेंट जॉब। और अगेन चूंकि मेरे चैनल पे मैक्सिमम लोग इंजीनियर बैकग्राउंड के हैं, तो मैं मान लेता हूं कि आप बन जाते हो यहाँ पे एई, जिसे हम कहते हैं असिस्टेंट इंजीनियर। यहां पे मैं असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जांपल लेके उसकी बेसिक पे लिख रहा हूं। हाँ, डेफिनेटली अलग अलग पोस्ट की अलग अलग बेसिक पे होती है, तो मैं यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर के हिसाब से एग्जांपल आपको बताऊंगा। बाकी जिनकी कम होगी उससे कम आएगी, जिनकी से ज्यादा होगी उनकी ज्यादा आएगी, ठीक है। तो चलिए बेसिक पे एक अज्यूम कर लेते हैं। लेवल 8 की पे मिलती है जनरली, मैक्सिमम स्टेट में यही मिलती है। किसी में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मिलता होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत का चेंजेस तो आ सकते हैं। तो ये है आपका बेसिक पे, एक असिस्टेंट इंजीनियर को लेवल 8 की सैलरी दिया जाता है, ठीक है। अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से आपका प्रमोशन हो ना हो, बट आपकी सैलरी बढ़ के जब आप रिटायर हो रहे होगे ना, या रिटायर होने से 2 साल 3 साल पहले यहां तक आप पहुंच गए रहे होगे। अब यहां पे पहुंचोगे तो आप डिपेंड करता है, यहां पे आपने 2 साल सर्विस किया, 3 साल सर्विस किया, जितना भी प्रमोशन अगर हो गया तो इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि प्रमोशन के साथ आपका जो बेसिक पे है वो भी चेंज होता रहता है ना। तो मैं लमसम बताऊंगा, एकदम ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से जो आपकी ये सैलरी है ये मिल रही होगी, इसमें आपका डीए मिल रहा होगा, प्लस बाकी ये चारे, तो जो आपको टोटल सैलरी होगी वो कुछ 2 लाख के आसपास मिल रही होगी। बट टोटल सैलरी का नहीं मिलता है, यहाँ पे मिलता किसका है, बेसिक का और डीए का। तो हम मान के चलते हैं कि ये आपकी बेसिक हो गई है, और इसमें मान लीजिए उस टाइम पे डीए मान ले 2 साल 3 साल सर्विस किए आपने, तो 30% के आसपास चलेगा। अभी वाला डीए हम ले लेते हैं, क्योंकि ये जब यहाँ पे पहुंचोगे इस बेसिक पे, तो ऐसा नहीं कि ये बेसिक पे रिसीव करते ही आप रिटायर हो जाओगे, हो सकता है कोई हो भी जाए, बट जनरली होता है कि 2-3 साल सर्विस करके रिटायर होंगे। तो 30% हम मान के चलते हैं। तो जो आपकी सैलरी हो जाएगी यहाँ पे वो अराउंड बेसिक पे और डीए लेके वो हो जाएगी आपकी 1,85,120 रुपए के आसपास, मतलब 1,85,000 आप मान लो। और इसका 50% आपको पेंशन मिल रहा होगा। तो जब आप 30 साल बाद रिटायर होगे तो आपको पेंशन मिल रहा होगा 92,500 के आसपास, या थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें, क्योंकि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। पुरानी पेंशन स्कीम के हिसाब से इसमें वेरिएशन होता रहता है, तो ये बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो हम मान के चलते हैं कि लमसम अमाउंट आपको 1 लाख के आसपास आपको पेंशन मिल रही होगी जब आप एई बन के रिटायर हो जाओगे आज के 30 साल बाद। मतलब 2022 में आप एई बने थे और 2052 में आप रिटायर होगे तो, और डेफिनेटली 1 लाख आपको अभी ज़्यादा लग रहा होगा, बट के 30 साल बाद इन्फ्लेशन भी आप जोड़ लो ना, कि हर साल आप मान लो मिनिमम 4% तो इन्फ्लेशन रहता है, तो 4 से 5% इन्फ्लेशन जोड़ लो, तो ये इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। तो उस टाइम पे जो परचेजिंग पावर होगी आपके 1 लाख की, वो थोड़ी कम हो गई रहेगी। खैर उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, नहीं तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपको समझ में आएगा नहीं। आपको तो समझ में आ जाएगा, मगर कोई ऐसा आदमी देख रहा है जो थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड जिसकी कम है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि हमारा जो नेशनल पेंशन सिस्टम है इसके हिसाब से हमको क्या मिलेगा। तो नेशनल पेंशन सिस्टम के हिसाब से गवर्नमेंट कहती है कि जो आपका बेसिक पे है और डीए है उसका 10% आपको इन्वेस्ट करना होगा, मिनिमम 10% तो आपको डालने होंगे नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए। और इसमें 14%, ये 40% 2019 के अमेंडमेंट के बाद आया है, तो 14% गवर्नमेंट अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी। तो टोटल जो होगा आपके बेसिक और डीए का यहाँ पे हो जाएगा 24% आपका जो है ये पैसा आपका कलेक्ट होता रहेगा। कलेक्ट होते होते इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद उसी का जो अमाउंट है आपको रिटायरमेंट के बाद कुछ 60% आप ले सकते हो, 40% आपके पेंशन के लिए डिपॉजिट किया जाएगा या इन्वेस्ट किया जाएगा।
तो अभी यहाँ पे ले लें कि ये आपकी बेसिक पेंशन है, अरे बेसिक पे स्केल है, तो इसके हिसाब से 10% अगर बात करें तो आप 5,837 रुपीज आप कंट्रीब्यूट करोगे नेशनल पेंशन सिस्टम में, और आपके लिए गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी 8,171 रुपीज। ये टोटल मिलके हो जाता है 1400 के आसपास, तो 4008 के आसपास हो जाता है। हम लमसम मान के चलते हैं कि कुछ 15,000 रुपये आपका इन्वेस्ट हो रहा है नेशनल पेंशन सिस्टम में, जिससे आपको लमसम एक फिक्स अमाउंट बाद में मिलने वाली है और आपको पेंशन मिलने वाली है। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि जैसे जैसे हमारी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी, बेसिक इंक्रीज होता जाएगा, तो डेफिनेटली ये 10% की वैल्यू बढ़ती जाएगी, गवर्नमेंट की 14% की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो उस समय हमारा जो डिपॉजिट होगा या हमारा इन्वेस्टमेंट होगा हमारे फ्यूचर के लिए वो भी बढ़ता जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, वो बढ़ता जाएगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मिनिमम अमाउंट की, कि मिनिमम अगर इतना जा रहा है आपका तो आपको कितना मिलेगा। डेफिनेटली अगर आप ए हो तो इससे ज़्यादा ही जाएगा। मान लीजिए पहली साल इतना गया, दूसरे साल आपका इंक्रीमेंट हुआ तो उसमें ज़्यादा गया थोड़ा, तीसरी साल और थोड़ा सा ज़्यादा गया, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, नॉमिनल होता है, 500 से 700 की डिफरेंसेज आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। हाँ, लास्ट में डिफरेंस दिखेगा, बिल्कुल सही बात है, बट अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि मिनिमम आपको इतना रहता है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने कुछ एजम्पशंस तो लिए ही हैं। तो ये हो गया आपका डिपॉजिट। अब इतना अगर आप 30 साल जॉब करते हो तो मैं कहूं कि आपका डिपॉजिट, एक्चुअल अमाउंट जो डिपॉजिट हुआ आपका, वो कितना हुआ। तो ये हो गया आपका 15, तो कर देंगे 15 मल्टीप्लाई कितना, 12 मंथ आपने किया, कितने ईयर के लिए किया, 30 ईयर। ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन कर रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें को ऐड नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो चेंजेस जो मैंने आपको इससे पहले बताया है। तो ये हो जाएगा 54,00,000, मतलब कुछ 54 लाख रुपीस ये आपके डिपॉजिट हो जाएंगे आपके अकाउंट पे। गवर्नमेंट जनरली कहती है कि यहाँ पे 7 से 8% का रिटर्न आता है, ठीक है, हम मान के चल लेते हैं। तो हम स्टार्टिंग में ले लेते हैं 6%, बाद में मैं आपको जो गवर्नमेंट का कहना है 8%, उस पर भी कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। अभी हम मान के चलते हैं कि इस पे 6% तो रिटर्न आएगा ही आएगा। हालांकि 6% रिटर्न अगर आ रहा है, जैसे बैंक वाले इंटरेस्ट देते हैं, तो अगर आप पैसा अपना बैंक में जमा करते हो तो एक तरह से बेकार ही होता है, क्योंकि 6% रिटर्न आ रहा है, 4% इन्फ्लेशन आ रहा है नीचे से, तो वो माइनस हो गया, 2% का आपको फायदा होता है। तो चलिए, अगर यहाँ पे 6% रिटर्न है जो आपका डिपॉजिट है ये पूरा 30 साल का, तो 6% रिटर्न के साथ ये अमाउंट हो जाती है 1,50,00,000 के आसपास, 51 लाख के आसपास। तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट किया है, इतनी वैल्यू हो जाती है आपकी। अब ये जो वैल्यू है ये दो जगह जाएगी, अलग अलग कंडीशन है, बट मैं एक्सट्रीम कंडीशन मान के चल रहा हूं। आप चाहते हो कि जब मैं रिटायर हूं तो ये जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है इसका 60% मैं ले लूं। हालांकि इसमें से 25% आप पहले भी किसी इमरजेंसी केस में विड्रॉल कर सकते हो, बट अगर आपने पहले से नहीं किया है, आइडियल कंडीशन मान के चलते हैं, तो 60% अगर आप रिटायरमेंट के टाइम पे लेना चाहते हो तो ये अमाउंट कुछ हो जाएगी 19,85,839, मतलब 90 लाख मान के चलो आप कि आप रिटायरमेंट के टाइम पे ले लोगे। और ये जो अमाउंट होगी ये हो जाएगी 605722, और ये 6 हो जाएगी, मतलब 60 लाख के आसपास आपकी अमाउंट चली जाएगी IRDA के पास, जो आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा और उस पर जो रिटर्न आएगा उसके थ्रू आपको पेंशन दिया जाएगा। 40% तो मिनिमम आपको देना ही देना है। आप चाहो तो ये 50 कर दो, आप चाहते हो कि पेंशन मेरी ज़्यादा है तो यहाँ पे 50 विड्रॉल करो, यहाँ पे 50 कर दो, यहाँ पे 20 विड्रॉल करो, यहाँ पे 80 कर दो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बट मिनिमम आपको 40% तो यहाँ पे IRDA को देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये 60 लाख रुपया आपका चला गया और ये लमसम आपको ये अमाउंट मिल गया। और जो पुरानी पेंशन स्कीम थी वहां पे जितना भी पैसा आपका जमा होता था वो सारा पैसा आपको मिल जाता था। आपको पेंशन देना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, आपके डिपॉजिट में से कोई भी पैसा काटा नहीं जाता था, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। अब अगर हम बात करें, गवर्नमेंट कहती है, अगेन यहां पे भी गवर्नमेंट कहती है कि 8% के आसपास रिटर्न आता है। मार्केट की रिटर्न है भाई, चेंज होता रहता है, गवर्नमेंट भी क्लेम नहीं कर सकती 8% आएगा। जनरली वो कहते हैं कि ऑन एन एवरेज 8% आता है, बट मैं मिनिमम मान लेता हूं कि 6% तो आना ही चाहिए, नहीं तो कोई मतलब है नहीं। तो 6% रिटर्न के साथ अगर हम बात करें तो जब आप रिटायर होगे, कब रिटायर होगे भाई, 2052 में, जैसे इससे पहले आप रिटायर हो गए थे और आपको मिनिमम 1 लाख के आसपास पेंशन मिल रही थी। यहां की हम बात करें तो यहां पे आपको पेंशन जो मिलेगी
वो मिलेगी 30,000 के आसपास। अगर मैं बात करूं कि 7% अगर इसको हम इंक्रीज कर देते हैं कि ये इंटरेस्ट 6% नहीं होगा यार, मिनिमम 7% तो होगा, 6% में क्या मिलता है, तो ये हो जाएगी आपका 35% के आसपास। ये मैं लमसम बता रहा हूँ, 200-300 का डिफरेंस आ सकता है। आप कहोगे नहीं 7% भी ठीक नहीं है, 8% तो आएगा ही आएगा, रिटर्न गवर्नमेंट भी कहती है 8% आएगा, तो आपको जो पेंशन मिलेगी वो 40,382 समथिंग का मिलेगा। अगर आप कहते हो नहीं 9% मानेंगे हम, तो 9% पे ये 45,500 के आसपास हो जाएगी। अगर आप कहोगे नहीं मैं तो 10% मानता हूँ रिटर्न इस पे, ये दिए हो आप ना, तो 10% अगर आप रिटर्न मानते हो तो ये हो जाएगा आपका 50,000 के आसपास, 50,477 समथिंग के आसपास हो जाएगा ये। तो 10% रिटर्न जो कि जनरली मिलता नहीं है, अगर इतना मान के चलते हो आप मैक्सिमम, तो ये होता है 50,000। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये जो रिटर्न इससे पहले मैंने 6% लिया ये भी तो ज़्यादा हो सकता है, तो जवाब होगा हाँ बिल्कुल ये भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसको भी मैंने कैलकुलेट किया है कि मान लीजिए जो गवर्नमेंट कहती है, मैं सीधा इसको 7 पे कैलकुलेट नहीं करता हूँ, 8% के आसपास पे कैलकुलेट कर लेता हूँ कि यहाँ पे आपको 8% मिलता है, तो आपने इतना जमा किया हुआ अमाउंट तो उतना ही रहेगा, तो जो आपको लमसम अब मिलेगा, जो पहले 1,51 लाख मिल रहा था वो आपको चला जाएगा 2,25 लाख के आसपास, ठीक है, इतना चला जाएगा। इसका अगेन आप क्या करोगे, इसका आप 60% मान लीजिए उस टाइम पे विड्रॉल कर लेते हो, तो आपका विड्रॉल हो जाएगा 1,35 लाख के आसपास, ठीक है। और जो आप अपने पेंशन के लिए इन्वेस्ट करोगे वो हो जाएगा 40%, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 मतलब 90 लाख के आसपास एग्जैक्टली, तो 7711 ये कुछ कैलकुलेशन है, तो 90 लाख के आसपास ये आ जाएगा। अब इस 90 लाख पे आपको पेंशन मिलेगी, तो अगेन यहाँ पे वेरिएशन हो सकता है। अगर मान लीजिए 6% के हिसाब से हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पे आपको अब 6% के हिसाब से 45,000 रुपया मिलेगा पेंशन। 7% के हिसाब से कहते हैं तो आपको 52,000 मिलेगा। अगर यहाँ पे भी हम 8% ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे भी 8% ले लेते हैं, तो 8% के हिसाब से आपको 60,000 रुपये के आसपास पेंशन मिलेगी। अगर यहाँ पे भी आपका 8% रिटर्न है और यहाँ पे भी जो आपके इन्वेस्टमेंट हुआ है बेसिकली IRDA ने जो किया है, अगर वहाँ पे भी आपका 8% रिटर्न है तो आपको पेंशन मिलेगी 60,000। एक वेरिएशन और हो सकता है कि आप कहोगे कि यहाँ पे जो मैंने एक फिक्स अमाउंट लिया है 15,000 का, वो भी तो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा बिल्कुल, बट वो आपके अकाउंट से ही कट रहा है ना, 10% आपके सैलरी का ज़्यादा होगा तो वो आपके अकाउंट से ही कट रहा है, बट हाँ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आएगा। उस फ्लक्चुएशन को हम मान लेते हो कि 60,000 है तो 70,000 के आसपास आपका चला जाएगा, इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो जो एनपीएस है उसकी मैक्सिमम रिटर्न आप मान के चलो, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आता नहीं है, गवर्नमेंट कुछ भी क्लेम कर ले या किसी की गवर्नमेंट हो, किसी भी स्टेट की, सेंटर की, व्हाटएवर दैट, इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं आता है, इससे रिटर्न कम ही आएगा। तो आपके पेंशन में देखो एट लीस्ट यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 60 है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एकदम देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, तो ये 60 का 70 हो जाएगा, ठीक है। स्टिल 30,000 का गैप है, मतलब आप देख लो कि यहाँ पे 1.5% मिलता अगर आपको ओल्ड पेंशन स्कीम होती तो बिल्कुल जो राजस्थान के लोग हैं वो खुश होंगे कि नाराज, तो बिल्कुल क्या होंगे, खुश होंगे ना। राजस्थान के लोग तो खुशी हो रहे होंगे ना, क्योंकि अब उनको जो आफ्टर रिटायरमेंट जो पेंशन मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसका कई सारा फायदा था। फिर आप कहोगे कि गवर्नमेंट ने फिर बंद क्यों किया भाई ओल्ड पेंशन स्कीम को, तो गवर्नमेंट ने बंद इसलिए किया क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा था कि उनके ऊपर आया है बहुत ज्यादा बर्डन। यहां पे तो गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है रिटायरमेंट के बाद आपको, वो तो टोटल आपका पैसा है, और गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बना दिया जो आपका पैसा इन्वेस्ट करेगी, वहां से जो रिटर्न आएगा, अगर ये रिटर्न 4% हुआ तो आप 8% क्लेम नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, अगर ये रिटर्न 4% हो गया तो जो आप 60,000 पा रहे थे वो 20,000 पे आ जाएगा, और आप ये नहीं कह सकते सरकार से कि आप मुझे 60,000 दीजिए। सरकार कहेगी भैया जो रिटर्न आ रहा है हम वही आपको देंगे, आपने जितना डिपॉजिट किया है उस पर जो रिटर्न आएगा वही आपकी पेंशन है, सिंपल इज दैट। बट वहां पे एक फिक्स अमाउंट था कि आपके लास्ट राउंड का 50% तो होगा ही होगा, उसके बाद आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलेगी, उसके बाद उस पर आपको जो डीए रिवाइज होता है वो मिलेगा, जो पे स्केल रिवाइज होता है वो मिलेगा, वो सारी चीजें मतलब एज ए सैलरी वो चलता रहेगा 50% बन के। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो किसी भी हालत में अगर हम बात करें कि कौन सा बेटर है एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बेटर है आपका जो आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम है। अब इससे पहले जैसे मैं बात कर रहा था कि गवर्नमेंट ने इसको बंद क्यों किया, तो जैसे मैंने आपको कहा कि यहां पे तो गवर्नमेंट आपसे पैसा ले रही है, बट ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन देने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कोई भी पैसा नहीं लेती थी। तो वो सारा जो
फंड है वो बेसिकली कहां से आता था, जो सरकार टैक्स कलेक्ट करती है उससे आता था। तो सरकार को लगा कि ये बंद कर देते हैं तो वो पैसा बच जाएगा, तो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। अब कहीं और इन्वेस्ट हुआ नहीं हुआ, मंत्री साहब लोग खा गए, अधिकारी साहब लोग खा गए वो पैसा बचा, तो क्या हुआ उस पर तो कमेंट अलग से हो सकता है, उस पर अलग से पूरी डिबेट हो सकती है। बट हाँ, आप ये कह सकते हो कि सरकार का बर्डन बिल्कुल कम हुआ। तो राजस्थान के लोग खुश हो गए हैं, और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस टाइप की क्लेम करते हैं कि भैया अगर हम पावर में आए तो हम भी रिवाइज करेंगे। अब मे भी रिवाइज कर भी दें ना भी करें, वो डिपेंड करता है। लोगों के खुशी के साथ साथ यहाँ पे जो एमएलए थे बेसिकली राजस्थान को, उनको भी खुशी हुई, क्योंकि जब बजट स्पीच चल रहा था उस टाइम पे जो बजट पढ़ने के लिए बेसिकली जो कॉपी पहले दी जाती थी ना, कॉपी ना देके उनको दिया गया आईफोन 13 दिया गया कि भैया लो डिजिटल तरीके से आप पढ़िए। तो बिल्कुल ये भी फायदा हुआ एमएलए साहब लोग को, आईफोन 13 फ्री में मिला, तो वो भी मजे कर रहे हैं। राजस्थान के लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे कि ठीक है भाई अब पेंशन तो हमारी सिक्योर हो गई, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। खैर अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो यहां पे आपका वो क्वेश्चन है, पहला चीज है कि अप्लाई टू ऑल सेंट्रल एम्प्लॉइज ज्वाइनिंग आफ्टर द जनवरी 2004। तो सब पे अप्लाई नहीं होता है, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो इससे नेशनल पेंशन सिस्टम से एक्सक्लूड किया गया था उनको। उनका जो पुराना पेंशन सिस्टम है वही चल रहा है, वो इसलिए क्योंकि वहां पे विरोध हो रहा था। तो डर था भाई कि भाई आर्म्ड फोर्सेज हैं, उन्हीं के पास सारा होता है भैया, तो अगर वो बगावत करेंगे तो संकट खड़ा हो जाएगा ना, और उनको खुश रहना भी चाहिए। और भी कई सारे रीजन हैं, वो अर्ली एज यंग एज में रिटायर हो जाते हैं, तो जब काम करने का टाइम था अगर उन्होंने देश के लिए सर्व किया और जब बुढ़ापा आया, जब दूसरी जगह उनको काम नहीं मिलेगा और उस टाइम पे आप उनको छोड़ दोगे तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आर्म्ड फोर्सेज में आपको पता है 60 साल तक सर्विस तो नहीं होती है। कुछ लोग तो भाई एकदम अर्ली एज में रिटायर हो जाते हैं, मतलब मान लीजिए कि 18 की एज में लगा, 15 साल की सर्विस हुई, जो फौज में लगते हैं, मतलब बेसिकली जो जीडी वाले होते हैं ना, वो तो 15 साल की सर्विस करके रिटायर हो जाते हैं बेचारे। तो फिर उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? ऐसा तो नहीं कि सारे लोगों को दोबारा सर्विस मिल जाती है। तो उनका कई सारे जगह पे लॉजिकल फिट भी था कि भाई उनको तो गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स मिलनी चाहिए। और आज रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि भाई वॉर के केस में अपने जान को दांव पे लगा के देश की रक्षा करते हैं, तो ये रिलेवेंस बनता है कि हम उनको सर्व करें। ठीक है, बाकी कोई सरकार किसी के ऊपर एहसान करती नहीं है। अगर किसी को पैसे दे रही है तो हमारा और आपका ही पैसा है ना, इसमें सरकार को शुक्रिया करने की कोई बात होती नहीं है, क्योंकि वो हमारा और आपका पैसा लेके ही हमको और आपको बांट रहे हैं। हाँ, इतना हम जरूर कह सकते हैं कि कोई अच्छी सरकार है तो हमको रिवर्ट बैक ज्यादा दे देती है, कोई खराब सरकार है तो आपस में मिल बांट के खा जाते हैं, उड़ा देते हैं, घोटाला कर देते हैं। तो उस बात पे डिबेट हो सकती है। बाकी कोई सरकार ये कहे कि हमने एहसान कर दिया आपके ऊपर, तो भैया कोई सरकार अपना खुद की कमाई कुछ नहीं कर रही है। कोई सीएम, कोई पीएम, कोई राष्ट्रपति, कोई भी एमपी एमएलए खुद कुछ करके नहीं कमा रहा है, हमारे ही पैसे से, आपके पैसे से सैलरी ले रहा है, और उसी से जो वेलफेयर स्कीम है वो भी चल रही है, और उसी से हमको आपको जो बेनिफिट्स मिलना है उसी पैसे से मिल रहा है। तो इतना एहसानमंद होने की जरूरत नहीं है। जो फ्री करके चिल्लाते रहते हैं लोग, वो फ्री कुछ भी नहीं है, वो हमारा और आपका पैसा है। बशर्ते बात क्या है, माइंडसेट बैठा बन गया है। तो चलिए, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्म फोर्सेज यहाँ पे एक्सक्लूडेड है। यहाँ पे मेंशन किया है कि सारे के ऊपर अप्लाई है, तो सबके ऊपर नहीं है। दूसरी चीज, द स्कीम वाज एक्सटेंडेड टू ऑल सिटीजन फ्रॉम 18 to 16। हाँ, तो ये 2009 में सबके ऊपर अप्लाई कर दिया गया था कि अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो भी टीयर 2 वाली जो स्कीम है उसको तो आप परचेज कर ही सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।